Okay, Anubhav, good evening. Abhinav, sorry. Abhinav, good evening. Right. Okay, let's start. Okay, I'll take the Good doubts. evening, sir. Let me get on with the chapter first. Okay, class 8. This is science, chapter, I think, chapter 8. For 7. Sir, 7. 7. Chapter 7. So Chapter I have 7. some questions. Yeah, I'll take it. Conservation. See, sometimes the biggest benefits come from unintended sources. Sometimes the biggest benefits come from unintended sources. Hi, Shrika, Who good is evening. Kailash Ajay? During the shooting, Hanji, Kasmia, Who is Kailash Ajay? you just want to know who is, or you want the phone number also? What? You just want to know who is he or she, or you want the phone number also? No, sir, I was just asking. ये अभिनव होगा. अभिनव, अभिनव का जो सरनेम है वजह है. अभिनव, is that you? कैलाश अजय, identify yourself, friend or foe? So they have left. He has left. Okay, right, good, Tasmia, good, very good question. You should be mindful कि who's there in the group. Very good observation. See guys, हमारे ना आर्मी में एक ये होता है, एक प्रोसीजर होता है. Since we are in army, we are in the desert somewhere, or we are in the jungle, or we are in mountains somewhere, and there are sentries all around. They are protecting the people who are resting. So let's say he hears a noise. So there is a procedure. He will do the challenging procedure. He will say, "Stop! Who are you? Identify yourself." So every day when we are on operations, especially, there's a password issued in the morning, or it is issued in the previous evening. That goes for 24 hours. Next 24 hours. So if you ask for a password, you say, if you say, let's say you say Raja, and the password is generally not Raja Rani Raja Rank. वो कुछ और होगा. राजा, वो बोलेगा लाल, ऐसा करके कुछ वर्ड होगा. तो अगर तो उस बंदे ने पासवर्ड सही बता दिया भैया, तो वो फ्रेंड है. तो फिर बोलते ओके, कम इन, जस्ट शो योर फेस, आइडेंटिफाई योरसेल्फ. अच्छा, अपना बंदा ले लिया. लेकिन अगर उसने पासवर्ड, अगर दुश्मन है, दुश्मन को पासवर्ड नहीं पता होगा, पासवर्ड रोजाना चेंज होता है, तो उस पासवर्ड से उसको फिर पता चलेगा कि ये तो नहीं है. तो तब इमीडिएटली अलार्म रेज किया जाएगा, सर्च लाइट डाली जाएगी और बंदे को पकड़ा जाएगा. सो गुड ऑब्जर्वेशन बाय तस्मिया. अभिनव, ये तुम क्या रूप बदल बदल के आ रहे हो क्लास में? सर वो सर लॉग आउट हो गया था सर मैं. लोग सर आउट, मेरे भाई कैलाश, का कैलाश अजय के नाम से आए थे यार सर तुम सर आज. मेरे भाई का सर अकाउंट ऑन हो गया था सर. ये साइन आउट हो गया था ना सर मेरा अकाउंट. तो साइन इन रहा करो यार, तुम अपने अकाउंट से साइन. एक टाइम हमारी ग्लोब में ऐसा आएगा, अर्थ पे ऐसा आएगा कि अगर तुम साइन आउट हो गए तो तुम्हें शायद से भगा दिया जंगल जंगल में. यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर. दैट डे विल कम. ओके, right guys. Okay, so let's get back to our this thing. I will come to the observation what or the doubts that Hrithik is raising. Okay, ठीक है. So guys, we will do this chapter, we'll come to know what it. तो मैं क्या बोल रहा था, कई बार the benefits come from the unintended sources. इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दो सेलिब्रिटी मिस्टेक्स है. एक सेलिब्रिटी मिस्टेक है सलमान खान की, जो एक मूवी थी कि हम साथ साथ करके मूवी थी शायद से. उसमें 3 हीरोइन थे, 3 हीरो थे, 3 हीरोइन थी. सैफ अली खान था, सलमान खान था, बहुत सारे, बहुत पुरानी बात हो गई है. तो सलमान खान के ऊपर ये आरोप लगा कि while he was shooting for this movie in Rajasthan, he went out on a shooting. शूटिंग वैसी शूटिंग नहीं, कैमरे वाली शूटिंग, बंदूक वाली शूटिंग. वो शिकार पे गए, और शिकार पे वहां की जो विश्नोई कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है. उन लोगों ने, वो बहुत स्ट्रांग है अपनी कम्युनिटी के लिए, वो अपने नेचर को बहुत प्यार करते हैं. तो उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने केस कर दिया सलमान खान पे. 3 ब्लैक बक जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, उनकी वो पाए गए, और सलमान खान के ऊपर केस हो गया. सलमान खान के था 2-3 हीरोइन ही थी, 1-2 हीरोइन थी, इन सब के ऊपर केस हो गया. और वो केस मेरे ख्याल से अब तक क्लोज नहीं हुआ है, अब तक चल रहा है. तो हम बीच बीच देखते रहते हैं कि सलमान खान को वहां पर उतर रहा है, जयपुर में उतर रहा है, वहां पे फिर कोर्ट में जाएगा. नाउ फॉर कॉमन पीपल, इवन फॉर किड्स, दिस इज अ बिग लेसन कि such a thing can land you in trouble, and so much of trouble for so many years, sleepless night. I think he spent a day also in jail. Afterwards he was given bail. So
this kind of education, this kind of wisdom has come from a source which is not intended to be. Salman Khan never thought of educating people on wildlife and the importance of animal life in India, but he has given a strong lesson now to all of us. Nobody takes it now easily. Everybody takes it seriously. Okay, so similarly, the case of Sanjay Dutt, he had an illegal arm in his house, and that was found out by the police. Though he tried to burn it down and melt it down, everything, but before he could do that, police had reached there. And despite his father was a MP, Sanjay Dutt's father, Sunil Dutt, was MP from Congress and a very popular person, very known person. He was a celebrity, but he could not save his son from. Though he tried a lot for many years, he went from door to door trying to save his son, but Sanjay Dutt had to finally spend 5 years in jail. So that is another lesson for all kids, especially those kids who are aware. There are many kids who are not aware of these things. Sanjay Dutt kept on saying, I had kept it for the protection of me and my family. But the police said it was an illegal weapon. If you wanted protection, you should have come to us. So wildlife in India is now a grave matter. It's become so it's become such a sensitive issue that sometimes if Nitin Gadkari has to start a road and lay down a road there, highway there, and there is an old tree there which has been standing there for 50 years. If he has to cut that tree, he has to approach National Green Tribunal, NGT, and they have to give an application there. Sometime NGT says, okay, allowed, but you will plant 50 trees in this area in place of this. Sometimes they say no, not allowed. This is agenda is अपनी रोड को कहीं और से ले जाओ. तो इस तरह की बातें बहुत. तो इंडिया में बहुत अवेयरनेस आई, पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस काफी ज्यादा आई. अभी मैं बताऊंगा, I'll talk about UNESCO, I'll talk about MAB campaign, I'll talk about quite a few number of things in this. I'll talk about how the legislation came in India to declare all these sanctuaries and all. Okay, so it's going to be interesting, very interesting chapter. Yeah, doubts first. So I have questions now. Yeah, Ritvik. Okay, go ahead. Okay, sir. So first of all, sir, so जब after independence जब Yeah. proper election लगे, तो sir 1951. First election 1951. sir, तो sir 21 plus की age को था election voting rights या 18 Yeah, plus था? 21. तो So sir ये change क्यों हुआ? मैं बता. I got your question actually. 1951 was the first election, guys. First elections were held because 1950 में तो 26 जनवरी 1950 को तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ले डाउन हुआ था, जिसमें जिसके के शेड्यूल ए में लिखा हुआ है ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट ऐसे करके. उसके बाद इतना टाइम लगा था इलेक्शन में. तो 51 आई थिंक दिसंबर तक हो पाए थे. जो पहली जो गवर्नमेंट बनी थी वो 1952 में पहली पार्लियामेंट बनी थी, फर्स्ट पार्लियामेंट, जिसमें कि नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड पटेल वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. Okay, now, and Patel was also the home minister. उस वक्त एज थी 21 years. So anybody above the age of 21 years was allowed to vote. हमारे देश ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था ये. फ्रांस में women kept on fighting. Even in England, I think women fought a lot to get a voting right. I think France got it in 48. सर काफी रेबेल्स करे थे फीमेल्स ने, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन. अमेरिका में भी, फ्रांस में भी. लेकिन हमारे कंट्री के अंदर सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट वी बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री, if women any caste, any of this thing, people are allowed. Now what happens yesterday, I think I just spoke recently, I spoke about Rajiv Gandhi na, in one of the chapters. I said his mother had died, she was shot by her bodyguard, Yes, Behant sir. Singh and Kulwant Singh. So when she died, her young son, who was not interested in politics, who was a pilot with Air India, handsome guy, Rajiv Gandhi, who married an Italian girl, he was made the prime minister candidate. Initially prime minister. You guys are aware. Let's say आज मोदी जी का मन करे कि यार ये अभिनव को ना, अभिनव अजय एक बहुत अच्छा लड़का है, इसकी उम्र तो हो ही गई है, 35 प्लस है, इसको प्रधानमंत्री बना दो आज, तो रातों रात आप प्रधानमंत्री बन जाओगे अभिनव. कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं. You guys might find it surprising. क्या सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ होता है, बट 6 months के अंदर अंदर आपको एक एमपी बनना पड़ेगा. तो बोलोगे सर फिर तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना? नहीं, जरूरी नहीं कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़े. लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है. आप राज्यसभा के एमपी बन जाओ,
राज्यसभा एमपी कौन चुनता है? एमएलए। सारे एमएलए, पूरे देश के एमएलए चुनते हैं एमपी। तो आप बन जाओ, जैसे अपने जेटली जी थे, उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं जीता, ऐसा कहते हैं, हालांकि मैंने रिसर्च नहीं किया इस पे, बट कहते हैं कि वो सिद्धू से हार गए थे अमृतसर में, इवन देन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बोला कि सर इलेक्शन जीता नहीं, फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है, बिकॉज वो राज्यसभा से एमपी बन गए थे। Sir, just a side question. Sir, even Yogi ji is not elected, right? योगी इलेक्टेड, he is won the election of legislature from गोरखपुर, वो तो Okay, sir. इलेक्शन जीत के आया। तो अभिनव को बना देंगे, लेकिन 6 महीने में अभिनव को फिर तो राजीव गांधी साथ दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, एंड आफ्टर 6 months ही फॉट इलेक्शन फ्रॉम अमेठी, एंड बहुत अच्छी उसको, उसके बाद तो इलेक्शन ही हो गए थे मेरे ख्याल से। दे डिसाइडेड, एंड पूरी, क्योंकि इतनी सिंपैथी थी देश में लोगों की, विमेन की सिंपैथी थी उसके लिए, और कांग्रेस बहुत तगड़ी पावर में थी। तो 84 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये अपना प्राइम मिनिस्टर बन गए राजीव गांधी जी, तो अच्छी गवर्नमेंट चलती रही। फिर 1989 में इलेक्शन होने थे, और उस वक्त इनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा यार गड़बड़ चल रहा है मामला, हो सकता है कुछ हम कम सीटें मिले। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया, सिंस ही वाज ए यंग गाय, ही वाज ए यंग पर्सन, एंड ही थॉट दैट यंग पीपल विल लाइक मी, विल अपील टू मी। सो in 1988 the voting age was reduced to 18 plus, 1988 by Rajiv Gandhi. Okay, next question. Sir, जब हम कहते हैं कि कंपनी जो है, when did the हाँ। company started being called the government? Which company? Sir, the British East India Company. हाँ, East India Company. So what happened is 1857, when so many British women, so many British people were killed, kids were killed. 57 का जो रिवोल्ट हुआ, 57 के रिवोल्ट से पहले the administration of India was run by British India Company, British East India Company. हालांकि इसके पास काफी सारी पावर बहुत ज्यादा नहीं थी, वहां पे एक डायरेक्टर्स का ग्रुप होता था और कंट्रोलर्स का ग्रुप होता था इंग्लैंड में, तो वो काफी इन पर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते थे, लेकिन चलाते यही थे। तो जब वो रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट के बाद पावर वाज शिफ्टेड टू क्राउन। आई थिंक क्वीन विक्टोरिया थी शायद उस वक्त, जो क्वीन थी, एंड विक्टोरिया 2, शी वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। अभी एलिजाबेथ 2 ने तो उसको भी पार कर दिया, बट शी वाज लॉन्गेस्ट, एलिजाबेथ 2। तो क्राउन के नीचे आ गया हमारा कंट्री, एंड ब्रिटिश की पार्लियामेंट से 2 एमपी को सिलेक्ट किया गया। वन वाज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका लंदन में ऑफिस था। अनदर वाज नोन एज वाइस रॉयल, याद रखने की ट्रिक है, एक्चुअली वाइस रॉयल है। क्राउन तो रॉयल हो गया, क्वीन तो रॉयल है, क्वीन का जो बंदा इधर काम करेगा उसको वाइस रॉयल बोलेंगे, और शॉर्ट में बोलेंगे वाइस रॉय, वाइस रॉय। So he was the guy under whom the entire country's administration was. इससे पहले जो इन लोगों का जो बॉस होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल, जी, गवर्नर जनरल। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नई पोस्ट बन गई थी, एंड राइट नाउ these two guys were responsible to the parliament of British. जो भी कुछ करते थे इनको जवाबदारी होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इनको पूछा जा सकता था कि वहां दंगे हुए हैं, उस वक्त क्यों दंगे हुए, बी यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो मेनी पीपल हैव डाइड। तो कुछ लोगों का प्रोसिक्यूशन वगैरह भी हुआ था, कुछ लोगों को, जैसे क्लाइव लाइट का प्रोसिक्यूशन हुआ था, क्लाइव लाइट कहता रहता हूँ हमेशा, रॉबर्ट क्लाइव का हुआ था, उसके अलावा उसका डलहौजी का हुआ था, काफी लोगों का चला था गवर्नर जनरल का। उसके बाद में इनसे भी पूछी था। सो यू कैन से दैट डेट वाज 11th November 1958। देयर वाज अ बिग दरबार हेल्ड इन दिल्ली दरबार, सारे प्रिंस बुलाए गए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, ब्रिटिश के बहुत सारे लोग आए थे, एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन वाज रेड आउट, जिसमें क्वीन ने बोला था कि अब हम सबको बराबर ट्रीट करेंगे, हमको एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ये जो लैब्स, डॉक्ट्रिनल लैब्स, वो खत्म हो जाएगा, सब्सिडी लाइन खत्म हो जाएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बहुत सारी चीजें उसके। Okay, sir. Right guys, That's anybody else? Yeah. सर एक मीनिंग सर एक और है सर, कंजर्वेटिव का सर जैसे सर अमेरिका में सर यूज होता है सर बहुत, सर मैंने देखा था। इंडिया में भी होता है, अरे इंडिया में होता है, इंडिया में पता कैसे यूज करते हैं उसको भैया,
वो उसके पेरेंट्स ना, वो किसी लड़की के लिए बोलेंगे, उसके पेरेंट्स वो जीन्स तक नहीं पहनने देते यार, इतने कंजर्वेटिव हैं, इतने ओल्ड फैशन है। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ क्यों समझाया, ताकि मीनिंग तुम्हारे दिमाग में चिपक जाए। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो कि पिछले ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो इनका मॉडर्न आउटलुक नहीं होता, लिबरल थिंकिंग नहीं होती, कंजर्वेटिव उनको बोलते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब जो सोच को थोड़ा सा टाइट करके रखते हैं, हिंदी में बोलते हैं संकीर्ण सोच, और इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव आउटलुक। समझ गया भाई? यस सर। ठीक है guys, any other doubt or shall we proceed? Yeah, Arnav Singh. So I'm sending my doubt in the chat box. जल्दी कर। Yes, Okay. A person goes from okay, good. कहाँ गया? हाँ. Person goes from A to B in a straight line with a velocity, then return back from B to A on the same path with velocity of find average speed and average velocity for the entire journey. Same path B to वापस B पे ही आ गया ना, and back from B to A. Okay, average velocity and average journey. Okay, very interesting question. So this guy is at A and he is going to B. What is the distance? Distance नहीं दिया, right? Not given ना? yes sir. Okay. All right. So पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v बोलते हैं। क्लास 8 में बहुत लंबा, 9th में बहुत लंबा चैप्टर है। सो आई कैन से v प्लस u अपॉन u प्लस v अपॉन 2। दिस इज u प्लस v अपॉन, लेट्स सी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। अच्छा इनके दो और फॉर्मूले हैं, देखो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों वहां डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक से लिख देता हूं, वहां आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ लो क्या होता है। अगर मैं ए से गया बी पे और बी से आ गया वापस ए पे, तो माय डिस्प्लेसमेंट इज एनीबॉडी? Sir, 0. 0. And distance, let's say this distance is x, so this will be x plus x, x जाना x आना, ये हो जाएगा 2x, राइट। लेट अस से इसको जाने में इसकी डिस्टेंस है x है इसका। ओके, अब दोनों चीजें निकालेंगे। नो देखो हम, सो इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि 60 मीटर पर सेकेंड से गया होगा। सो टाइम टेकन कितना होगा इसमें? t इज इक्वल टू x अपॉन 60, t1 जाने के टाइम, वापसी आने के टाइम डिस्टेंस तो x ही है, टाइम थोड़ा अलग हो गया, t2 इज इक्वल टू x अपॉन 40, राइट। And now let's work out the average velocity. So average velocity will be displacement upon time. तो टाइम कितना है? t1 जाते वक्त लगा, t2 जाते वक्त लगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ठीक है अर्नव? Yes sir. Average velocity is 0. Let's look at the average speed. 60 plus 40 upon 2, 50 meter per second. Average speed 50, average velocity 0. ठीक है भैया? Okay, I understood. Sure. Let's start the chapter now. Guys, anybody, any other doubt? Let me ask specific. Adya, कोई doubt तो नहीं है? Okay, you can send the message if you are busy somewhere. Okay. अभिनव, अर्नव सिंह, अर्नव शर्मा, शिव भाई पूछ ले, कुछ डाउट पूछा कर शिव, तेरी आवाज भी सुना दिया कर कभी कभी मेरे को, मधुर वाणी। शिव चौधरी
जिया, No, sir, no doubt. प्रभुगुण, एनी डाउट्स? ऋत्विक ने तो पूछ No लिया। doubts. ऋत्विक चंदेल, दादा एनी डाउट? No, sir, no doubt. श्रिका, सिया, No, sir, तस्मिया, no doubt. वंश? No doubts, sir. No doubt, sir. ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अच्छा, एक मीनवाइल व्हेन आई एम दिस थिंग, मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये हमारा जो इकोसिस्टम है इसके अंदर हर्बीवोर नहीं, वो अपना कार्निवोर नहीं होते, लेट अस से खाली केवल हमारे पास लायन नहीं होता, टाइगर नहीं होता, क्रोकोडाइल नहीं होता, तो क्या अच्छा होता है ये जो डियर वियर की जो पॉपुलेशन है सही सेट चलती? No, sir. क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी? क्या अगर Sir, सपोज करो इनको नहीं कोई खाने वाला तो क्या प्रॉब्लम आती? हाँ सर डिसबैलेंस हो जाता, मतलब हर चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब नंबर बढ़ जाता, यू मीन टू से नंबर ऑफ एनिमल्स sir. वुड हैव इंक्रीज, और उसका नुकसान sir. क्या होता? सर लाइक अगर साइकिल में जैसे सबसे पहले इंसेक्ट्स होते हैं, तो अगर इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो प्लांट्स को खा जाएंगे और प्लांट्स फिर कम हो जाएंगे, तो वो ठीक नेचर है, में बहुत अच्छा, डिसबैलेंस। हाँ बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डिसबैलेंस। सो गाइस व्हाट विल हैपन, मेनी थिंग्स विल हैपन एक्चुअली। इतने ज्यादा डियर हो जाएंगे कि खाने के लिए ग्रास नहीं बचेगी, पहली बात। दूसरी बात, हर कैटेगरी का डियर आ जाएगा, कमजोर क्वालिटी का भी, मीडियम क्वालिटी का भी, टॉप क्वालिटी का भी। आज की डेट में जो बचते हैं वो टॉप क्वालिटी के डियर हैं। क्यों? तो जब तो आपको सबको पता होगा टाइगर लायन जो होते हैं भाग तो सकते हैं, दे कैन रन वेरी फास्ट, बट दे कैन ओनली रन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, दे कैन स्प्रिंट, व्हाइल एज डियर कैन रन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टाइगर पीछा करता नहीं, उसके हाथ आता है, वो डियर भाग जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के डियर पनपते रहेंगे और कमजोर क्वालिटी में, तो इससे क्या होता है, एवोल्यूशन और इंप्रूवमेंट ऑफ द स्पीशीज वगैरह बहुत कुछ चीजें रिलेटेड है। और सारे हर्बीवोर ही हर्बीवोर हो गए तो फिर खाएंगे क्या वो? फिर एक दूसरे को खाएंगे बाद में। तो हमारा अच्छा बैलेंस को खराब करने के लिए आगे हैं ह्यूमंस ना। ह्यूमन की ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। व्हेन द आइस एज, फर्स्ट आइस एज फिनिश्ड 14,000 years ago, 14,000 years, the last ice age, not first, last ice age had finished. That time the ice was so much on the globe that the sea level was 100 meter below present levels. आज जो सी का लेवल है 100 मीटर नीचे पानी था, तो सोचो कितने आइलैंड होंगे, कितने सारे आइलैंड होंगे, कितनी जमीन होगी। अब हर साल क्या होता है, लास्ट ईयर आई थिंक द सी लेवल हैज रिजन बाय 2 सेंटीमीटर। यू माइट बी थिंकिंग सर ऐसे तो छोटी चीज है, नहीं, 10 साल के अंदर वो काफी सारे एरिया डूबने शुरू हो जाएंगे, बॉम्बे और बांग्लादेश, ये सब एरिया, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री को बहुत नुकसान। तो ये नुकसान हमारे को आज से देखने में लगता है। तो क्या होता है कि इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो चिल्ला रही हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन चिल्लाने वाले लोग बहुत कम हैं। असली जो एक्शन जिन्होंने करना चाहिए, जहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो थर्मल को जिन्होंने आज तक यूज किया है, इतना कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, डीजल जला रहे हैं, फॉसिल जला रहे हैं, कंट्रीज लाइक यूएसए, कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने इतनी ज्यादा डैमेज कर दी। डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ था ही नहीं, यहाँ तो फैक्ट्री थी इतनी कम, असली फैक्ट्रियां तो इन कंट्रीज में थी, बाकी जो डेवलप कंट्रीज है। अब नाउ दे सेइंग कि इसको बताओ, पेरिस क्योटो प्रोटोकॉल करो, पेरिस का एग्रीमेंट करो, सब कहानियां चल रही। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचर का बेस्ट तरीका रहता है कि नेचर में बैलेंस बना रहे। हाँ जी। सो व्हाट हैपेंड इज व्हेन पीपल केम टू नो कि यार टाइगर की खाल अच्छे से बिक रही है, तो टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया, उनकी स्किन निकाल के बेचनी शुरू कर दी। जब लोगों को पता चला कि जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, उसका जो हॉर्न होता है उसके अंदर बहुत वाइटिलिटी होती है, बहुत अच्छी उसके अंदर न्यूट्रिशन है और बहुत पावर है, तो उसको मारना शुरू कर दिया। जब भी ह्यूमंस को लगता है कि कुछ है, तो उसकी स्मगलिंग, पोचिंग शुरू हो जाती है। एक वर्ड बार आता है, पोचिंग, वो मैं बताता हूँ क्या होता है, बाकी तो तुम्हें पता है। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। हंटिंग हमेशा से इलीगल नहीं थी। अभी मैं जिम कॉर्बेट पार्क गया था, तो वहां इतने बड़े बड़े टाइगर मार के अंग्रेजों ने रखे, उनको उनकी स्ट्रक्चर है, उनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने, उनको स्टफ करके अभी लाइव टाइप का रखा हुआ है।
तो और लोग फोटो खिंचाते थे वो शेर के ऊपर पैर रख के, जहाँ जिसने मारा भी ना हो वो भी आता था, बोला यार मेरे को भी लेने दे फोटो, ऐसे करते थे। तो हंटिंग अलाउड थी इंडिया में, स्पेशली ऑफ द मैन ईटर्स, जो लोग इंसान को खाते थे। और भी चीजें, जैसे जैसे किसानों की फसल को जो चीज नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वाइल्ड पिग्स है, वो अलाउड है उनको मारना, किसान मार सकता है उनको, क्योंकि उसके, लेकिन जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई है उनको गवर्नमेंट अभी रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देती है और गैजेट में निकाल देती है कि इस वाले एनिमल का आप शिकार नहीं करेंगे। एंडेंजर्ड में भी 3 है, एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड जो खत्म, अच्छा एंडेंजर्ड से ऊपर आता है एक्सटिंक्ट, कुछ तो खत्म ही हो गई है ही नहीं, हुआ करती थी, उनको खा गए लोग, मार दिया, शिकार कर दिया, एक्सटिंक्ट है, दे आर नो मोर। ये कैटेगरी तो हमारे हाथ से निकल ही गई। अब हमारे पास बचे एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड में 3 है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्योंकि बहुत कम बचे हैं, इनको संभालना जरूर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद एंडेंजर्ड, और देन पोटेंशियली एंडेंजर्ड, कि हो सकता है इसका जल्दी से जाए। उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने सबको रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। जैसे ब्लैक बक था, आई थिंक इट वाज इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसीलिए सलमान खान को आज तक इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक चीज के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं, कि हमारे कंट्री में 1972 में, हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पहले बन गई थी, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1936 में एस्टेब्लिश हो गया था, जहां जहां गवर्नमेंट को लगा था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, एनिमल्स को डेंजर है, वहां तो कर दिया था। लेकिन जो एक्चुअल लेजिस्लेशन आया था हमारे कंट्री में, दैट केम 1972। सो it was called Wildlife Preservation Act 1972. It gave power to government, central government and state government, to declare certain areas as either a wildlife sanctuary, biosphere, or a national park, or a reserve forest. उसके बाद एक 2003 में एक अमेंडमेंट आया था। यू गाइस आर अवेयर ना अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट नया रूल नहीं होता, जैसे 370 को हटाया अभी कश्मीर से। अच्छा, बाय द वे, सो दिस वाज एप्लीकेबल टू ऑल एंड द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट जेएंडके, क्योंकि जेएंडके के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वहां एप्लीकेबल नहीं थे 370 से पहले, 370 में लिखा हुआ था, अब हट गया तो सब एप्लीकेबल हो गया, तो बाद में ही एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर में, वहां पे भी अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, नेशनल पार्क है। 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके उन्होंने एक नया रूल बनाया जिसके के अंदर की गवर्नमेंट किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती थी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आज भी इंडिया में 5 फॉरेस्ट आर देयर विच आर कॉल्ड रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड, वहां पे कोई भी ग्रेजिंग, हंटिंग वाली की जो परमिशन है उन पर रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, तो पहले तो हम ये समझते हैं, पहले समझ लें कि हैं कितने कितने, एक मोटा मोटा बायो रिजर्व हमारी कंट्री में है 12 बायो रिजर्व, 18, sorry, not 12, 18. Then comes national park. नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क है 105. And then comes wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. ये काफी सारी है, there is around 540. इस 540 में से 50 टाइगर रिजर्व है, 50 टाइगर रिजर्व है, क्योंकि ये टाइगर जो है ना ये वर्ल्ड में बहुत कम पाए जाते हैं। हमारा कंट्री बहुत लकी है कि हमारे पास तो एशियाटिक लायन है जो कहीं नहीं दुनिया में, गिर के फॉरेस्ट में, गुजरात में। हमारे पास तो द रॉयल बंगाल टाइगर है, बहुत सारे टाइगर हमारे पास। तो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें के टाइगर्स के लिए स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 50 इसके अंदर टाइगर्स। अच्छा, इससे पहले कि आगे चलो, 2 बातें बताना चाहता हूँ। जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन ना, यूनेस्को एक प्रोग्राम, एक ब्रांच इसका नाम था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को नाम सुना होगा तुम लोगों ने, प्रियंका चोपड़ा इसकी वो रही है ब्रांड एम्बेसडर, अभी भी है शायद यूनेस्को की। सो यूनेस्को ने एक कैटेगराइजेशन किया हुआ है, उसको बोलते हैं IUCN, IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों इसके अंदर कैटेगरी बनी हुई है, IUCN कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 ये है कि यहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मोस्ट मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस। यहां आप जैसे अभी हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट में घूम के आए, तो वहां पे जब आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, बस टाइप की होती है चारों तरफ से, क्योंकि वहां आपको पता होगा जिम कॉर्बेट में टाइगर भी होते हैं। तो हम लोग जब जाते हैं तो हमारे साथ एक गार्ड रहते हैं, फॉरेस्ट के गार्ड, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, और उनकी जिम्मेवारी है कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, बात कर रहा है, बात करने के लिए मना कर देते हो, कहते बात मत करो, क्योंकि हमारी वॉइस विल ट्रेवल देयर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड दीज वाइल्ड क्रीचर्स आर नॉट यूज्ड टू आवर वॉइसेस। तो जैसे कि बात मत करो आप, ठीक है, जोर से चिल्लाओ मत, फोटो मत लो, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वो लोग लगाते हैं। और तो जैसे ये आजा, चलो कम से कम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपका जाना अलाउड है। हाँ, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप अलाउड ही नहीं है जाना, देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, यू कांट एंटर दैट एरिया। There are certain places like that, so they will come in category 1. Yeah, Adya, go ahead. So what will happen if we click some pictures? He may arrest you. He has got legal powers. No, sir. Sir, I'm saying what will happen to the animals? See, if it is a silent this thing, even though those guys are they understand that, कि बंदा इतने पैसे खर्च करके आया वहां से, तो कुछ उस एनिमल को होने का नहीं, unless कि रात का टाइम और तुमने इसमें वो मारा, फ्लैश मारा। तो रात के टाइम फ्लैश is a dangerous thing for them, because let's say today you are doing it, one Adya Goyal is doing it, tomorrow 10 people will do, then 100 people will do, so this will continue, this will begin something which is not good for them in long run. But daytime, yes, you take a silent camera, उतना allowed करते हो लोग। Adya, Okay, sir. ठीक है, right. Now next thing I want to tell you that then there are category like this, category 1 है, then category 2 है, category 3 है, category 4 है, ऐसे category। So हमारे जितने भी नेशनल पार्क है ना, they are part of category 2. IUCN की category 2 का पार्ट है ये नेशनल पार्क्स, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है category 4 में। तो यहां थोड़े से कम रेस्ट्रिक्शन है, नेशनल पार्क में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। बफर जोन के 3 अलग अलग, इसके बायोस्फीयर के 3 अलग अलग जोन होते हैं, उनमें अलग अलग रेस्ट्रिक्शन बताता हूँ। ओके दोस्तों, सो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का जिक्र करना है मेरे को, आई हैव टू मेंशन वन मोर थिंग टू यू गाइस हियर। सो लेट्स से देयर आर 18 of them. Out of 18, 16 are part of MAB, and this is a project of UNESCO. यूनेस्को को ये लगा कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं हमारी अर्थ पे जहां पे हम उनको खाली नहीं छोड़ सकते, ये नहीं बोल सकते कि यार ह्यूमंस विल नॉट गो देयर। So what they doing is they are using the tribal people, the local communities there to sustain these places and to make it better and better. Outside people are not allowed, yeah, or allowed a limited part में allowed traveler वगैरह, so that there's some income generation for that, right? So MAB stands for Man and Bioreserve, Biosphere. ये प्रोजेक्ट है मैप प्रोजेक्ट। ओके, अच्छा ये तो हमने देख लिए। अब मैं तुम्हें इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस बताऊंगा, बिकॉज दिस इट इज क्वाइट ए कंफ्यूजिंग सा है, बच्चों को समझ में नहीं आता। सर सेंचुरी क्या है, फिर नेशनल पार्क क्या है, ये क्या है, मतलब अलग अलग क्यों बना रखे, सबको सेंचुरी क्यों नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमें, मैप के अंदर क्या है, यू आर यूजिंग एक्सपर्टीज of local community is used to sustain nature. Right guys, अब बताओ यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक तो क्लियर है आपको? So far we are good. Yes, हाँ भाई, Yes. अभिनव, आद्या, अर्नव सिंह, अर्नव शर्मा, शिव चौधरी,
शिव ने तो मौन व्रत रखा हुआ है। शिव तूने मौन व्रत क्यों Yes, रखा sir, clear. सर क्लियर। है? ओके शिव मौन व्रत क्यों रखा तूने? मैम से बात करके देखता हूँ, हो सकता है इसको माइक ना दे रखा हो। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, expertise of local community is used के बाद क्या लिखा हुआ है? is used to sustain nature. Is used to sustain nature. मेरे को I have to be more careful about this thing यार, थोड़ा मेरे को याद दिला दिया करो। I'll be more careful in writing. I have a very good handwriting, but to time save time sometimes I make this. भाई शिव तू मेरे से बात नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ है? सब ठीक ठाक है घर पे? ओए शिव चौधरी। Okay. Right. Give me a moment. The net problem. नेट प्रॉब्लम। तुम वो क्यों नहीं यूज करते ओडोमास? हैं क्यों शिव? मॉस्किटो नेट की जगह ओडोमास लगाओ, मच्छर एक भी पास नहीं आएगा। और कन्वीनियंस की कन्वीनियंस। अब पता नहीं ये पीजे Yes, किसको sir. समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। सर आ गया समझ में। ओके सर मेरे को चलो ओके गाइस, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। ओके पहले हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ। तो अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा WS। ओके पूरा लिख देता हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मैंने जैसे बताया इट इज IUCN इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कैटेगरी 4 का पार्ट है। तो इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेस रेस्ट्रिक्शंस। Thirdly, sometimes it is only to save a particular animal. So maybe to save only a particular endangered animal. जैसे रणथंभौर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे टाइगर रहते हैं, टाइगर रणथंभौर राजस्थान में, उसको बेसिकली उस टाइगर के लिए बनाया गया है वो, और हो सकता है मे बी मोर देन वन राइट। देन अच्छा दूसरा है इसकी जो बाउंड्री है ना, 26 अप्रैल से ना, मैंने बोला था अप्रैल लास्ट में होंगे एग्जाम। मेरे को कोई बात ही नहीं मान रहा था, कोई सुन लिया था मेरे को। कब आ गई डेट शीट आ गई? तो तुम्हें किसने बताया? नोटिस है, सर्कुलर है कि 26 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है भाई, 2-3 चीजें और भेज दे मेरे को, मैं पढ़ लूंगा। ओके गाइस 10th के एग्जाम की डेट बता रहा था। बाउंड्री इज नॉट, और मेरा ये एस्टिमेशन है कि 10th का और 12th का बोर्ड का रिजल्ट भी ना, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उत्तराखंड का और ये अपना ये 5 स्टेट का, स्पेशली उत्तराखंड एंड यूपी, उसके विदिन ए वीक आ जाएगा, इसलिए वो रोक रखा है। तुम बोलोगे इससे क्या रिलेशन है, वो किसी दिन बताऊंगा। उस क्लास को फिर मैं वो नहीं करूंगा, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। ओके, बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, यानी कि बाय लॉ बाउंड्री फिक्स नहीं है। तुम बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ, बाउंड्री फिक्स में फायदा क्या सेंचुरी का? एक्चुअली करते क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज ये एरिया है, यहाँ पे जंगल है, तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं करती। कई बार एनिमल के आसपास के फील्ड में भी चले जाते हैं, कई बार थोड़े बहुत इधर आते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, और बाउंड्री को बहुत एग्जैक्टली नहीं फिक्स करते बिल्कुल कि भाई यहाँ से आगे वो है, इस तरह से नहीं होता। कोई बाब वायर नहीं लगाई जाती, तार वार नहीं लगाए जाते, थोड़ा सा खुल। राइट, ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके अच्छा,
अच्छा एक और चीज दोस्तों, इसमें ग्रेजिंग अलाउड है। जैसे किसी एनिमल आगे बंदे के किसी घर में गाय भैंसे हैं तो ग्रेजिंग अलाउड है। सो ये तो था आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ज्यादा परमिशन है यहाँ पे, अलाउड है, बहुत सारी चीजें अलाउड है। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। नेक्स्ट एक्चुअल रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से ही चलते हैं, फिर चलते हैं बायोस्फीयर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कितनी है? 540, इंक्लूडिंग 50 फॉर टाइगर्स। बायोस्फीयर 18। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर जनरली स्मॉलर इन साइज, एक एरिया। बायोस्फीयर्स आर ह्यूज, बायोस्फीयर्स आर वेरी large areas. It may include one or more wildlife sanctuaries and or national parks also. एक बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारी एक बायोस्फीयर के अंदर कई नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। इनफैक्ट बायोस्फीयर का जो बेसिक आइडिया ही क्या है कि भाई मेन एम टू प्रोटेक्ट द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया। बायोस्फीयर में हम देख भी लेंगे कौन कौन से बायोस्फीयर हैं। तो ये समझ लो, जब when the government thinks that entire ecosystem we can save by declaring this place as biosphere, so this is now managed. Okay, इसके अंदर भी restriction moderate ही हैं, depending upon the which part, moderate restriction. And while as this is part of ICUN category 4, the rule in a biosphere are governed by MAP program of UNESCO. क्योंकि इधर बहुत कुछ चाहिए, इनको बहुत कुछ चाहिए, साइंटिस्ट स्टडी भी करते हैं, रिसर्च भी होता है, बहुत कुछ होता है। ऑल राइट, और सो बेसिकली दिस इज मल्टीपर्पज। वहां का एक्वेटिक लाइफ को भी सेव करना है, टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी सेव करना है, मार्शी एरिया को भी सेव करना है, रिसर्च भी करनी है, प्लांट को भी सेव करना है, कम्युनिटीज को भी लेके चलना, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। दिस इज मल्टीपर्पज मेगा प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज मेगा प्रोजेक्ट। ओके, ग्रेजिंग अलाउड है, राइट। ओके दोस्तों, इसका मेन जो पार्ट है, इसके इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। द इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर। कोर में नो एक्टिविटी, और एक्टिविटी को है भी तो गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ती है स्पेशली। कोर के जो बाहर का एरिया है उसको बोला जाता है बफर। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज अलाउड हियर, बफर पार्ट और कोर जोन और बफर जोन। And the outermost part is called transitional zone. Transitional. Now let's look at national parks. सर लास्ट वन कौन सा था? लास्ट पॉइंट है ग्रेजिंग अलाउड। ये है ट्रांजिशनल। ओके, ट्रांजिशनल अच्छा, नेशनल पार्क हैज गॉट हेवी रेस्ट्रिक्शंस एंड देयर कैटेगरी 2। हेवी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कैट 2।
of IUCN. Third, boundary specified, no grazing, boundary fixed by law. Okay. एक चीज है उसके अंदर मुझे बतानी तुम लोगों को, एक पॉइंट था मेरा, नॉट फॉर हाँ, नेशनल पार्क्स आर नॉट फॉर सिंगल स्पीशीज, नॉट फॉर सिंगल स्पीशीज। इसके अंदर बड़े सारे स्पीशीज को हम ध्यान में रख के नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं। नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पार्क? Here you are protecting a single species, single creature, or maybe one or two more. Here you are saving the complete ecosystem. It's a very large project. National Park is in between these two. National Park basically looks at protection of flora, यानी कि फ्लोर का मतलब मैंने बार बार बताया, फ्लोरा याद कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्लोरा होता है, फ्लोरा वर्ड फ्लावर से याद रखो, यानी कि प्लांट, फ्लोरा, फोना, फोना हो गया एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, नेचुरल ब्यूटी एंड लैंडस्केप। लैंडस्केप सबको पता ना किस तरह का दिख रहा है, रोलिंग ग्रास है, ट्रीज हैं, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बेसिकली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, 1 2 3 very important thing I'm going to tell you now. Let's say in an area there is some archaeological treasure, some historical treasure, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, these are the oldest cave art in India. I think they are 6500 years old. रामायण महाभारत से भी पुरानी है वो। तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए नेशनल पार्क जो है, ये अपना वाला, ये कौन सा नेशनल पार्क है, वहां पे आर्मी का भी छोटा सा वो है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, तो उस नेशनल पार्क का हिस्सा उनको बना दिया है। So now people are not allowed to go inside and they're protected because such sites are treasure, मतलब they are treasures, उनकी कोई कीमत नहीं। कल को अगर वहां गड़बड़ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए उसका, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए देश का। तो भीमबेटका की वो इसमें अंदर शामिल कर रखी। तो क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स उनके पार्ट्स को बोलते हैं, क्योंकि इंसानों की नेचर ऐसी है ना, वहां से बंदा कोई 4 पत्थर निकाल के ले आया उसके, और यहाँ के दिल्ली में बेचने लगे चांदनी चौक में और वहां पे मार्केट में, कि देखो वहां के पत्थर है जी, 5000 रुपए का एक पीस है, तो लोग खरीद लेंगे हमारे जैसे ना, वो लोग घर में रखेंगे ना, शो पीस है। इंडिया में वो अभी थोड़ा सा कम्युनिटी की सेंस नहीं आई है कि जो नेशनल ट्रेजर है वो नेशन के पास ही रहे तो अच्छा है, हमें अपने घर में क्या करना। हालांकि बाहर भी होता है, लोग चोरी छुपे आर्ट खरीदते हैं, चुराई हुई आर्ट और सब इस तरह, बट शायद मुझे कई बार लगता है हमारे कंट्री में थोड़ा ज्यादा है ये चीज शो ऑफ की। ओके गाइस, ये यहाँ तक पहुंचने के बाद जो मेन समझाने वाला पार्ट था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे वो ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, बट द अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है मैंने बता दिया। थोड़े से हम देख लेते हैं, रीडिंग में कल ही कराऊंगा। देखो, नाउ लेट अस गो टू, मैं शेयर कर देता हूँ पहले, अभी एक मिनट। लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर्स इन इंडिया, शेयरिंग। ओके, सो नंदा देवी उत्तराखंड में है, जैसे मैंने एक बार तुम्हें बताया भी था कि इंडिया में जो पीक है उनमें नंदा देवी सबसे ऊपर है। पहले इमेज देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। देखो, हम बेसिकली लुक एट दिस। हाँ, पंचमढ़ी जो मैं बता रहा था ना, जो भीमबेटका वाला पंचमढ़ी। ओके, सो नंदा देवी है ऊपर। उसके बाद इधर से चलो, राजस्थान से रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का बायो रिजर्व है।
नंदा देवी का है। ये एमपी में पन्ना करके, पन्ना टाइगर रिजर्व, बायो रिजर्व, पन्ना में टाइगर मिलते हैं। उसके बाद अमरकंटक का है एमपी में, ये है विंध्याचल की पहाड़ियां। पंचमढ़ी है, और यहाँ एक और असेंबली पेड़। सुंदरबन तो सबको ही पता है, बट सुंदरबन का पार्ट हमारे इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश के पास है। एक ना बायो हॉटस्पॉट भी वर्ड आता है, क्या बायो हॉटस्पॉट है? तो उसकी एक लिस्ट बनाई हुई एक साइंटिस्ट थे, 1980 में बनाई शायद उसने। उस लिस्ट के अंदर वो लिखा रहता है कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा है, ऐसे ही हिमालय में। पर वहां पे अगर उस बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया में एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको बायो हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देता है यूएन। वहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सो दैट वी कैन सेव दैट बायोडाइवर्सिटी। राइट, यहाँ पे कंचनजंगा आ गया, उसके बाद दिहांग, दिबांग, ये सब एरिया अपने आ गए इंडिया के। देखो ये तो, ये इसने ज्यादा अच्छे दिखा दिया बायोस्फीयर। ठीक है, पंचमढ़ी हो गया, चिनकार, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबंस, डिब्रू सेखोवा, दिहांग वैली, मानस रिवर, कंचनजंगा, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ओके, उसके बाद नीचे भी है, सहस्राचलम की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ऑगस्टा मलाई। मलाई साउथ में पहाड़ की रेंज को बोलते हैं। गल्फ ऑफ मनार, मनार का जो गल्फ है उसको भी वो पानी है, लेकिन उसको बायो रिजर्व माना जाता है। ग्रेट निकोबार को बायो रिजर्व माना जाता है। ओके दोस्तों, ये हो गया। नाउ लेट्स सी लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। बहुत सारे होंगे ना, ये देखो भरा पड़ा है, इतने सारे रिजर्व। कई बार तो तुम लोग सोच रहे हो कि सर तो इंसान कहाँ रह रहे हैं, अगर इतने सारे नेशनल पार्क ही डिक्लेयर हो रखे हैं तो ह्यूमंस कहाँ रहेंगे। ठीक है, एंड लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो कई बार क्या है, सुपर इम्पोज है, वही उसी के अंदर वो वहां पे बायो रिजर्व भी है, उधर ही एक नेशनल पार्क भी बना रखा है, उसके अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब पूरे देश में फैली हुई है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है अलग अलग जगह, जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड, बंगाल टाइगर्स एंड बर्ड्स, मारजोन, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर में है, बावधान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सब। ओके, so guys, any doubts so far? Tomorrow we'll do this chapter should be now in I like I promised you, so it's interesting chapter, a lot of things you get to learn. हाँ भाई, डाउट? आद्या, अभिनव, अर्नव सर? No doubt. Sir, no doubt. No doubt. And अर्नव sir, सिंह, हाँ जी आद्या बोल। sir, I won't be able to do class tomorrow. ठीक है, बेटा ट्राई करना, इफ पॉसिबल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। कई बार क्या था, वीडियो हमेशा रिलायबल नहीं है, कभी डाउनलोड हो जाता है, कभी नहीं होता, ये मेरी प्रॉब्लम है। और मेरा एक स्टूडेंट भी मिस करता है क्लास, हालांकि आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी, कल नहीं करूंगा तो ठीक है, कोई नहीं। आई एम हैप्पी दैट यू अटेंडेड टुडे क्लास। ऑलराइट, जिया भाई बता, जिया एनी डाउट? शिव चौधरी, प्रभगुन कंफर्म प्लीज, ऋतिक तावरी, ऋतिक चंदेल, क्या कंफर्म? नो डाउट, तावरी, ऋतिक चंदेल, श्रीका कंफर्म कर बच्चे, सिया, तस्मिया कंफर्म प्लीज, वंश No प्लीज doubt, no कंफर्म, doubts. एनी डाउट्स? नो डाउट, ओके गाइस, नोट्स बना लेना, एंजॉय कर, दिस विल बी यूजफुल टू यू। कल आईएएस का करोगे, एनडी की तैयारी करोगे, कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करोगे, दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल। आईएएस पीसीएस में आता है ये सब। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय।